हाय वेलकम टू द लेक्चर 3। ये लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू चार्ट्स पार्ट 2। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या क्या रहने वाले हैं। तो हमारा पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहने वाला है वेरिएबल्स प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस इन द कन्वेंशनल प्राइस चार्ट। सो बेसिकली जो हमने प्रीवियस लेक्चर में करा था, हम चार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जस्ट थोड़ा डिफरेंट वे ऑफ चार्ट्स हम देखेंगे, थोड़े डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हम देखने वाले हैं। हम डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट स्केलिंग भी देखेंगे यहाँ पे, अरिथमेटिक स्केलिंग एंड लॉगरिथमिक स्केल्स भी हम यहाँ पे इस बेसिकली इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे मेथड्स ऑफ डिस्प्लेइंग वॉल्यूम्स इन द प्राइस चार्ट। वॉल्यूम्स को हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं और वॉल्यूम्स को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, और वॉल्यूम को हम एक्स एक्सिस पे किस तरीके से डिफरेंट वे में प्लॉट कर सकते हैं। बेसिकली वॉल्यूम की प्लॉटिंग हम दो तरीके से इस चार्ट में देखने वाले हैं इन चार्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मल्टी लाइन चार्ट्स के साथ। मल्टी लाइन चार्ट्स का मतलब क्या है, हमने अभी तक जो भी स्टडी करा है उसमें हमने एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर हमेशा एक ही वेरिएबल लिया है। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पर 3 वेरिएबल लेने वाले हैं जो हमने चार्ट में देख रहे हैं। 3 वेरिएबल्स हम क्यों ले रहे हैं, बहुत बार बहुत से इंस्टेंसेस पे हमें डिफरेंट मेजर्स को या फिर डिफरेंट, अगर हम स्टॉक्स ले रहे हैं, स्टॉक्स को हम कमोडिटीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें बहुत बार डिफरेंट चीज़ों को आपस में कंपेयर करना पड़ता है। और अब जब हम चीज़ों को कंपेयर यहाँ पे कर रहे हैं, तो अगर वो हमें एक ही चार्ट में दिख जाए तो हम बहुत सारे डिफरेंट इंसाइट्स यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्लू लाइन है वो ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रही है हमारी ग्रीन लाइन से, और जो हमारी बेसिकली रेड लाइन है वो सबसे ज़्यादा लीस्ट ग्रोइंग लाइन रही है यहाँ पे। तो ऐसे हम डिफरेंट इंसाइट्स ले सकते हैं, या हमें पता चल सकता है जो वॉलेटिलिटी है हमारे ग्रीन लाइन में ज़्यादा रही है, हाई वॉलेटिलिटी रही है हमारी ब्लू लाइन से और हमारी बेसिकली रेड लाइन से। तो इन सारे एस्पेक्ट्स में हम डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट इंसाइट्स निकाल सकते हैं अगर हम सेम ही चार्ट पे अगर हम 3 वेरिएबल्स ले लें हमारे एक्स एक्सिस पर। ये है हमारा एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए। बट यहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि बहुत बार जो हम डिफरेंट वेरिएबल्स ले रहे हैं उनका जो बेसिकली स्केल है, स्केल अलग अलग हो सकता है कोई जो हमारा चार्ट है वो 10 के स्केल पर चल रहा हो, कोई चार्ट हमारे हंड्रेड्स के स्केल पर चल रहा हो। तो अलग अलग चार्ट हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन देगा और हम उसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं मल्टीपल वाई एक्सिस स्केल्स पर। मतलब हमारे पास एक्स एक्सिस पर तो हमने मल्टीपल चीज़ें ली हैं, मल्टीपल स्क्रिप्ट्स हमने ले ही रखी हैं, पर एक्स एक्सिस भी हमने यहाँ पे 2 ड्रॉ कर रखे हैं। एक, जैसा कि हम यहाँ पे देखें, एक हमारा एक्स एक्सिस है राइट, बेसिकली वाई एक्सिस है हमारा रेड लाइन के लिए, और एक हमारा वाई एक्सिस है यहाँ पे ब्लू लाइन के लिए। तो हम एक्सिस को बेसिकली यहाँ के जो स्केलिंग है इसे हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जिससे हम दोनों चार्ट्स को इक्वली कंपेयर कर सकेंगे। बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड पे जो हमारा वाई एक्सिस है वो बेसिकली हमारा 18,000 से स्टार्ट है और 5,400 पे ख़त्म है। बट लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो हमारा 12,000 से स्टार्ट है और 40,000 पर ख़त्म है। तो बेसिकली यहाँ पे स्केलिंग का डिफरेंस है, बट क्योंकि हमने डिफरेंट स्केल्स लिए हैं तो हम दोनों चार्ट्स को काफ़ी ईजिली यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम दोनों चार्ट्स देखें तो बेसिकली ये कोविड टाइम के चार्ट्स हैं जो हमने दोनों जगहों पे लिए हैं, और दोनों डिफरेंट चार्ट्स हैं तो हम डिफरेंट चार्ट्स को कंपेयर कर पा रहे हैं। एक तरफ है हमारा S&P 500 और दूसरी तरफ है हमारा डाउ जोन्स। अभी दोनों डिफरेंट स्केलिंग के साथ काम करते हैं तो हमें डिफरेंट स्केलिंग लेनी यहाँ पर ज़रूरी हो गई थी। पर यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम डाउ जोन्स की तरफ देखें तो डाउ जोन्स में जैसे हमने बात करा 40,000 से 12,000 तक की हमारा ये स्केलिंग है, तो ये 3.3 टाइम्स, बेसिकली 3.3 टाइम्स का हमारा स्केल है 12,000 से लेकर 40,000 तक का। बट अगर हम S&P 500 देखते हैं तो ये 4.5 टाइम्स, बेसिकली 1,200 से लेकर हमारा 5,400 तक का स्केल है, जो कि हमारा कहीं ना कहीं 4.5 टाइम्स का हमारा स्केल दिखाता है। तो ये अब भी ये स्केल्स एग्जैक्टली मैच्ड नहीं है। तो अगर हम उस नज़रिए से देखें तो हमारा S&P 500 ज़्यादा ग्रो करा है एज़ कम्पेयर टू हमारा डाउ जोन्स, बट चार्ट हमें कहीं ना कहीं बहुत ही सिमिलर मूवमेंट दिखा रहे हैं। हम चार्ट के थ्रू ये नहीं बता पा रहे हैं कि S&P 500 हमारा ज़्यादा ग्रो करा है एज़ कम्पेयर टू हमारा डाउ जोन्स। तो हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि हमारा स्केलिंग बेसिकली किस स्केल से किस स्केल तक चल रहा है, हमारा लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट कहाँ तक का है, नहीं तो वहाँ पर हमें डिफरेंट इंसाइट्स में हमारी दिक्कत हो सकती है।
अब हम आ जाते हैं वर्टिकल स्केल्स पर। जैसे कि हम वर्टिकल स्केल्स में हम ऊपर देख रहे थे, तो जिस स्केल के हम सबसे ज़्यादा यूज टू हैं वो हमारा नॉर्मल अरिथमेटिक स्केल है। बेसिकली स्केल के अंदर इक्वल स्पेसिंग रहती है कि 0 से हम 200 पे चले गए, 200 से 400, 400 से 600, 600 से 800, बेसिकली हर यूनिट में हमारा 200 रुपीज़ का गैप है अगर हम देखें तो इस हिसाब से हम आगे 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 के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हम इस चार्ट को देखें तो हमें चार्ट ये क्या दिखाता है कि 1999 से लेकर बेसिकली 2012 तक का मार्केट में बहुत ही डल मूवमेंट रहा है, और उसके बाद से हमें ये नज़र आता है कि उसके बाद मार्केट ने एकदम से बहुत ही ज़्यादा शार्प टर्न ले लिया, बहुत ही ज़्यादा ऊपर के लिए मार्केट निकल चुकी है। और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारा कोविड का फॉल हुआ था वो हमारा मैक्सिमम फॉल था, मतलब इतना फॉल हमने मार्केट में कभी भी नहीं देखा, जो हमें लेटेस्ट इनसाइट से हमें पता चलता है। बट यहीं अगर हम एक दूसरा चार्ट देखें तो दूसरे चार्ट के बारे में अभी डिस्कशन करेंगे, बट जस्ट टू कॉन्ट्रास्ट अगर हम एक बार दूसरा चार्ट देखें तो हमें पता चलेगा कि 1999 से 2001 तक एक्चुअली हमारा स्टीपेस्ट ग्रोथ रेट रहा था, और जो हमारा मैक्स फॉल रहा है वो हमारा एक्चुअली 2008 या 2007 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस रही है उसमें रहा है, ना कि कोविड के अंदर। तो बेसिकली फ़र्क क्या आ जाता है? फ़र्क ये आ जाता है कि जब भी हमारे कोई भी चीज़ बढ़ रही है, बेसिकली अगर वो स्टॉक है या कोई कमोडिटी है, ये परसेंटेजेस में बढ़ती है, रुपी वैल्यू में नहीं बढ़ती। इसमें परसेंटेज देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब क्या फ़र्क आता है? बेसिकली ये देखिए, अगर हम 10 रुपये से 12 रुपये पर जाते हैं तो 20% गेन होता है, बट अगर हम 100 रुपये से 102 पर जाते हैं तो बस 2 रुपये गेन होता है, बट रुपी वैल्यू में दोनों 2 रुपीज़ ही बढ़े हैं। तो दोनों में 2 ही रुपये बढ़े हैं, बट जब हम 100 रुपये के कंपेयर कर रहे हैं तो बस 2% का गेन है, और यहाँ पे 20% का गेन है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो अरिथमेटिक स्केल है वो परसेंटेज को बेसिकली इंपॉर्टेंस नहीं देता, वो रुपी वैल्यू को इंपॉर्टेंस देता है। तो इन दोनों गेन्स को एक इक्वल वेटेज दी जाएगी आपके अरिथमेटिक स्केल में। तो जैसे जैसे आपका बेस बड़ा होता जाता है वैसे वैसे आपके मूव्स आपको बड़े बड़े दिखाई देने लग जाते हैं। क्योंकि अगर हम 100 रुपीज़ में अगर हम जेन्युइनली 20% का गेन देखना चाहें तो हम 100 रुपीज़ से सीधा 120 पर चले जाएंगे। तो हमें यहाँ पे 10 टाइम्स मोर मूव देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम 10 रुपये से 12 रुपये पर जाते। तो अरिथमेटिक स्केल हमें 10 गुना ज़्यादा बड़ा मूव दिखाएगा अगर हम एक हायर स्केल पर हैं तो। बट यहीं अगर हम आते हैं लॉगरिदमिक स्केल पर, तो लॉगरिदमिक स्केल में जो हमारा वाई एक्सिस है उसकी यूनिट्स एक्सपोनेंशियली बढ़ती रहती है, और ये बेसिकली हमारा चेंज इन परसेंटेज हमें बताता है, ना कि चेंज इन डॉलर वैल्यू और रुपी वैल्यू। ये रिस्पेक्ट करता है हमें परसेंटेज को। मींस अगर हम वापस सेम एग्जांपल ले कि अगर हमारा शेयर प्राइस 10 रुपये से 12 रुपये में चला गया तो हमारा 20% का गेन है। बट अगर हमारा और रुपी वैल्यू हमारी 2 रुपये की चेंज हुई है, बट अगर हम 100 रुपीज़ से 102 पर गए तो हमारा 2% का चेंज है। हालांकि हमारा सेम 2 रुपये का ही चेंज आया है, बट परसेंटेज वाइज बस हमारा 2% का डिफरेंस आया है। तो यहाँ पे लॉगरिदमिक स्केल एक्चुअली क्या है, इस 2% मूव को दिखाएगा रेदर देन 2 रुपी मूव को। तो ये परसेंटेज पे ज़्यादा फोकस करता है रेदर देन रुपी वैल्यू। अगर हमको सेम ही मूव देखना है, सेम ही स्केल पर एक मूव देखना है, तो 100 रुपीज़ को 120 पर जाना पड़ेगा। मीन्स बेसिकली सेम 20% गेन दिखाना पड़ेगा अगर हमें सेम लेवल का अगर हमें एक मूव देखना है चार्ट के अंदर। तो यहाँ पे हमें तभी पता चलता है कि 1999 से 2001 पर मैक्स परसेंटेज चेंज हुआ है, ना कि रुपी वैल्यू चेंज, जिसके कारण हमें एक फास्ट ग्रोइंग चार्ट यहाँ पे दिख रहा है। और उसके बाद हम एक स्टेडी फॉर्म में एक चार्ट को बढ़ते हुए देख पा रहे हैं। और परसेंटेज वाइज 2008 में मैक्स फॉल देखा गया था मार्केट्स के अंदर, ना कि कोविड के अंदर। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। रुपी वैल्यू में बेशक कोविड में मार्केट में ज़्यादा रुपीज़ लॉस करे हो, पर परसेंटेज वाइज 2007 में लोगों ने ज़्यादा पैसा लूज़ करा था अपना, जो कि देखना कहीं ना कहीं लॉजिकल भी है। बिकॉज जब हम रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं, जब पैसे बनाने की बात आती है, तो परसेंटेज मैटर करता है, रुपी वैल्यू मैटर नहीं करती है।
तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक और डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2004 के बाद एक स्टडी गेन आ रहा है मार्केट के अंदर, जबकि यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने एक एक्सपोनेंशियल गेन दिखाए हैं 2012 के बाद, बल्कि ऐसा नहीं हुआ है, वो बस बेस बड़ा हो रहा है, जिसके कारण हमारे छोटे छोटे मूव्स भी हमें बहुत ज़्यादा बड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज को रिस्पेक्ट नहीं करा जा रहा है। तो इसी वजह से जब लार्ज टाइम स्केल्स के बारे में हम बात करें या फिर लार्ज मूव्स के बारे में बात करें, एकदम से 10, 20, 50% से ज़्यादा के जब कहीं पे मूव्स आ रहे हैं, तो लॉगरिदमिक स्केल को देखना एक ज़्यादा ऑब्वियस चीज़ हो जाती है, एक ज़्यादा यूज़फुल टूल हमारे लिए आ जाता है रेदर देन अरिथमेटिक स्केल को देखना। अब अगर हम नीचे आए कि वॉल्यूम, जो कि हमारा एक बेसिकली सब्सिडरी इंफॉर्मेशन के तौर पे काम करता है, कि वॉल्यूम को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं चार्ट के अंदर। तो सबसे जो ऑब्वियस तरीका है वो है कि प्राइस चार्ट के नीचे वॉल्यूम को प्लॉट कर दिया जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के नीचे उसका वॉल्यूम, एक और अपवर्ड साइड पे ग्रीन कैंडल, उसके नीचे उसका वॉल्यूम। तो नीचे हमें वॉल्यूम मिल जाता है, ऊपर हमें प्राइस मिल जाता है, तो हम दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली स्टडी कर पाते हैं इसके अंदर। तो ये सबसे ज़्यादा बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ तरीका क्यों है, बिकॉज इसमें आपका चार्ट पैटर्न डिस्टॉर्ट नहीं होता है, चार्ट पैटर्न आपका सेम रहता है, चार्ट पैटर्न पे आपका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो आप इसे इंडिविजुअली स्टडी कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी नॉलेज को वॉल्यूम की ऐड ऑन कर पाते हैं, रेदर देन आप किसी और फॉर्म से अगर चार्ट के अंदर ही वॉल्यूम को लेके आए तो आपका चार्ट डिस्टॉर्ट हो सकता है। उसकी एक अप्रोच हम नीचे देखते हैं, इस अप्रोच को हम कहते हैं इक्वी वॉल्यूम अप्रोच। इक्वी वॉल्यूम अप्रोच में क्या होता है कि जो आपकी वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन है वो आपके बेसिकली कैंडल्स में ही एनगल्फ कर दी जाती है, मीनिंग जो आपकी हाइट है वो आपका प्राइस का चेंज शो करती है, बट जो आपकी विड्थ है वो बेसिकली वॉल्यूम को शो करती है। तो जब हम ऊपर देख पा रहे हैं तो सारी की सारी जो आपकी कैंडल्स हैं उनकी सेम विड्थ है, बट नीचे आपको वॉल्यूम पे अगर हम देखेंगे तो चार्ट्स की विड्थ आपको एक्चुअली चेंज मिलेगी। जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम होगा वहाँ पे ज़्यादा विड्थ मिलेगी, और जहाँ पे कम वॉल्यूम होगा वहाँ पे कम विड्थ मिलेगी। तो आपको नीचे ऐसे वॉल्यूम बार्स की ज़रूरत नहीं मिलती, आप अपने नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न से ही वॉल्यूम्स का अंदाज़ा लगा पाते हैं, और जिस जगह पर जितना ज़्यादा वॉल्यूम होता है वो कैंडल बेसिकली आपको उतनी ज़्यादा विड्थ में दिखाई देती है। तो आपकी नज़रें बेसिकली आपकी साइट में उस कैंडल की वेटेज उतनी ही ज़्यादा रहती है और आप उस कैंडल पे उतना ज़्यादा ही गौर कर सकते हैं। बट जो एक ड्रॉबैक मुझे इस वाले चार्टिंग फॉर्म में लगता है वो ये रहता है कि कहीं ना कहीं आपके जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, बिकॉज जो आपका नीचे का टाइम स्केल है, अब ये देखिए कि जब आपकी विड्थ चेंज हो गई है तो आप नीचे एक यूनिफॉर्म टाइम स्केल नहीं ले सकते। आप ये नहीं ले सकते एक दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन। कभी कभी आपका एक ही दिन बीतेगा और उसके बाद कहीं ना कहीं एकदम से आप देखेंगे तो टाइम स्केल पे एकदम से तीसरा दिन दिखा रहा होगा। यहाँ पे जैसे हम देखें फर्स्ट डेट, थर्ड, उसके बाद एकदम से 7 और फिर एकदम से 9 और फिर एकदम से 14। बेसिकली कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है नीचे। जब हम एक्स एक्सिस को देख रहे हैं तो एक्स एक्सिस में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो चार्ट पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाते हैं ऐसे चार्ट्स में, क्योंकि हम बेसिकली उन्हें एनालाइज नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं चार्ट पैटर्न कहीं पे आपको बहुत नैरोड डाउन दिखेंगे और कहीं ना कहीं पे उसकी विड्थ आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगी। तो डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा आ जाता है चार्ट पैटर्न में ऐसे चार्ट्स में। बट बेनिफिट ये है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल जाती है, आपको कोई डिफरेंट चार्ट यहाँ पे एनालाइज नहीं करना है, एक ही जगह में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। विड्थ के थ्रू आपको पता चल रहा है, बेसिकली विड्थ के थ्रू आपको वॉल्यूम के बारे में पता चल रहा है और हाइट के थ्रू आपको प्राइस के बारे में पता ही चल रहा है। टाइम इज़ नॉट इक्वली स्पेस्ड, यहाँ पे जैसे कि हमने स्पेशली मेंशन भी यहाँ पे करा हुआ है, इसे कहते हैं हम इक्वी वॉल्यूम चार्ट्स। इसका यूज़ आजकल थोड़ा कम हो गया है, पहले के टाइम्स पे इसका यूज़ ज़्यादा रहता था। अब एक बहुत ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे हमारी निकल के आती है, दैट इट डज नॉट टेल अस अबाउट एवरीथिंग अबाउट द डेज मूवमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेसिकली कि जब हम नॉर्मल कैंडल स्टिक देखते हैं, कैंडल स्टिक में क्या रहता था कि अगर हमारी जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से ऊपर है तो हमारी ग्रीन कैंडल बनती है, नहीं तो हमारी बनती है रेड कैंडल।
मतलब बेसिकली अगर हमारी जो क्लोजिंग है वो अगर हमारी ओपनिंग से नीचे है तो हमारी बनती है रेड कैंडल। बट इसमें ऐसा नहीं रहता। इसमें क्या रहता है, अगर ये मान लीजिए हमारी ये कैंडल है, इक्वी वॉल्यूम चार्ट की हमारी ये कैंडल है, बट अगले दिन हमारा ओपन यहाँ हुआ और हमारा क्लोज यहाँ हुआ, तो मीन्स जो हमारी क्लोजिंग है वो ओपनिंग से नीचे है, बट जो हमारी नेक्स्ट डे की क्लोजिंग है वो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से ऊपर है, तो हमारी जो कैंडल है वो ग्रीन ही बनेगी। तो हमारी कैंडल ग्रीन ही बनेगी। यहाँ पे ग्रीन और रेड कैंडल का जो डिसीजन है वो प्रीवियस डे कैंडल पर डिपेंड करता है, करंट डे कैंडल पर डिपेंड नहीं करता है। आपकी करंट डे में ओपनिंग के बाद प्राइस चाहे नीचे गया हो चाहे ऊपर गया हो, जब तक क्लोजिंग आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर है आपकी कैंडल ग्रीन ही बनेगी। अगर हम इसके अपोजिट एग्जांपल को देखें तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ओपनिंग के बाद हमारी जो क्लोजिंग है वो हमारी ओपनिंग से ऊपर हुई है, बट हमारी कैंडल हमारी यहाँ पे रेड ही बनी है, बिकॉज प्रीवियस डे क्लोजिंग से नेक्स्ट डे क्लोजिंग हमारी लोअर हुई है। बेसिकली प्रीवियस डे क्लोजिंग हायर थी और यहाँ पे क्लोजिंग हमारी लोअर हुई है, तो यहाँ पे हमारी रेड कैंडल ही बनेगी, हमारी ग्रीन कैंडल यहाँ पे नहीं बन सकती है। तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से यहाँ पे अंदाज़ा लगा पाएंगे आप। बट दिक्कत यह है कि इसके कारण दिन में आपकी क्या मूवमेंट हुई है, कहाँ पे शेयर ओपन हुआ था, कहाँ पे शेयर क्लोज हुआ था, ये इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ इस इक्वी वॉल्यूम चार्ट में कहीं ना कहीं छिन जाती है, जो कि इसका ड्रॉबैक है। दैट इट डज नॉट टेल अस एवरीथिंग अबाउट द डेज मूवमेंट। दिन में मूवमेंट कैसा रहा, दिन में शेयर ऊपर गया, दिन में शेयर नीचे गया, इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं बताता। यही इसका बहुत मेजर ड्रॉबैक है। तो हम अपने लास्ट चार्ट पर आते हैं। जो लास्ट टाइप का चार्ट हमें स्टडी करना है वो है वॉल्यूम स्केल्ड चार्ट। तो आखिरी तरीका बेसिकली क्या निकाला गया है, आखिरी तरीका ये निकाला गया है कि वॉल्यूम के झंझट को ही ख़त्म करते हैं। सारी कैंडल्स में हम सेम वॉल्यूम रखेंगे, सेम वॉल्यूम। तो यहाँ पे बेसिकली सेम वॉल्यूम रहेगा सारी कैंडल्स पे। पहले हम एक नॉर्मल कैंडल चार्ट देखते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल कैंडल चार्ट है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे हर डे पर अलग वॉल्यूम है। कभी हमारे पास 150 का वॉल्यूम है, कभी 210, कभी 100, कभी 140 का वॉल्यूम है। तो यहाँ पे हर दिन पर हम एक अलग वॉल्यूम देख पा रहे हैं। तो अब इस वॉल्यूम को एनालाइज करने के बजाय हम क्या करना चाहते हैं कि बेसिकली वॉल्यूम का झंझट ही ख़त्म करते हैं। ठीक है, हर दिन का सेम वॉल्यूम होगा, हर कैंडल का, सॉरी हर दिन का नहीं, हर कैंडल का सेम वॉल्यूम रहेगा। अगर किसी दिन में 150 का वॉल्यूम आ रहा है तो हम उस दिन को बेसिकली हो सकता है हम 2 कैंडल्स में डिवाइड कर दें। एक कैंडल में 100 का वॉल्यूम और दूसरी कैंडल में 50 का नहीं, हम अगले दिन के भी कुछ मूव्स उसी में कैप्चर कर लेंगे और उसको भी जब तक 100 वॉल्यूम नहीं हो जाता तब तक हम एक नई कैंडल फॉर्म नहीं करेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ, अगर हम स्टार्टिंग कैंडल देखें, अगर हम ये वाली कैंडल बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें 150 का वॉल्यूम था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब तक इसमें 100K बेसिकली जब तक हमारा 100 का वॉल्यूम नहीं हो जाता हम वो वाला मूव देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम है वो 100 रीच कर गया है। तो फिर हम एक कैंडल ड्रॉ कर देंगे। कैंडल ड्रॉ हम ऐसे ही करेंगे क्योंकि जैसे हम देख पा रहे हैं जो हमारी क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं यहाँ हुई है और जो हमारी ओपनिंग है वो हमारी यहाँ थी और जो हमारा लोएस्ट पॉइंट है वो हमारा ये रहा था। तो ये हमारी विक बन गई। तो 100 वॉल्यूम की एक हमारी ये कैंडल हो गई। दूसरी कैंडल हम अभी नहीं बना सकते क्योंकि वॉल्यूम बस 50 तक ही रीच हुआ है। जब तक वापस वॉल्यूम 100 तक रीच नहीं हो जाता तब तक हमारी सेकंड कैंडल नहीं बनेगी। एक और एग्जांपल अगर हम लें तो हम एग्जांपल ले सकते हैं बेसिकली 9 से लेकर 10 तक का, सॉरी हम एग्जांपल ले सकते हैं 10 से 11 तक का। एक जगह पे 140 का वॉल्यूम है और दूसरी जगह पे है हमारा 60 का वॉल्यूम। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो बेसिकली यहाँ पे मूव आना स्टार्ट हुआ एंड वॉल्यूम हमारा 100 का यहीं पे आ गया। हालांकि हमारा दिन ख़त्म यहाँ पे हो रहा है बट 100 का वॉल्यूम हमारा यहीं पे आ चुका है। तो यहाँ पे हम अपनी फर्स्ट कैंडल फॉर्म कर देंगे। हमारी ओपनिंग यहाँ हुई है, हमारी जो क्लोजिंग है
वो कहीं ना कहीं यहाँ हुई है और हमारा लोएस्ट पॉइंट ये रहा है और हमारा हाईएस्ट पॉइंट ये रहा है। तो हमारी एक ये रेड कैंडल बन गई है बिकॉज जो हमारी क्लोजिंग है वो ओपनिंग से नीचे है। अब हम अगले उस पे आते हैं। अगले उस पे हमारा वापस हम देख रहे हैं कि 100 वॉल्यूम को आने में बहुत टाइम लगा है और ये कहीं ना कहीं ऑब्वियस भी है बिकॉज पहले एक ही दिन में 140 का वॉल्यूम आ गया था और फिर दूसरे दिन का, पहले दिन का थोड़ा वॉल्यूम और दूसरे दिन का पूरा वॉल्यूम मिला के 100 का वॉल्यूम बन रहा है। तो ऑफकोर्स सी बात है कि 100 का वॉल्यूम आने में थोड़ा टाइम लगा होगा दूसरे दिन वॉल्यूम, क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं था। बट जैसे ही हमारा 100 का वॉल्यूम वापस आया, हम वापस एक कैंडल फॉर्मुलेट कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ से हमने पूरे दिन का मूव था। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारी ओपनिंग रही और ये हमारी रही है क्लोजिंग और बीच में हमारा हाईएस्ट पॉइंट और ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट। तो ये हमारी बनी है एक और कैंडल। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, वो दिन जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम आया है उन दिन पे ज़्यादा कैंडल्स बनती है और जिन दिन पे कम वॉल्यूम आया है हो सकता है वहाँ पे कैंडल बने ही ना, हमें अगले दिन का भी मूव कैप्चर करना पड़े एक कैंडल बनाने के लिए। बेसिकली जब तक आपका रिक्वायर्ड रेंज ऑफ वॉल्यूम नहीं आएगा, यहाँ पे जो हमने 100 लिया था, जब तक आपका रिक्वायर्ड रेंज ऑफ वॉल्यूम नहीं आएगा तब तक कैंडल फॉर्मुलेट नहीं होगी। जैसे ही आपके रिक्वायर्ड रेंज ऑफ वॉल्यूम आता है वैसे ही उस वॉल्यूम के लिए एक कैंडल फॉर्मुलेट कर दी जाएगी। तो आप बेसिकली हर कैंडल को इक्वल वेटेज दे के चल सकते हैं बिकॉज आपको पता है जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम आया होगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली ज़्यादा कैंडल्स बन गई होंगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमने 2 कैंडल्स लिए हैं, अगर हम उसे वापस चार्ट में शो करें तो एक कैंडल हमारी ये बनी थी और 2 कैंडल्स हमने ये बनाई थी। तो आप देख पा रहे हैं कि कैंडल्स किस तरीके से, कैंडल्स का बिहेवियर चेंज हो गया है एज़ कम्पेयर टू जो हमने चार्ट ऊपर देखा था। कैंडल्स काफ़ी तरीके से रिफॉर्म हो गई हैं, कैंडल्स काफ़ी चेंज हो गई हैं। तो हमें एक कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट है जो हमें मिलता है वॉल्यूम स्केल चार्ट के अंदर। हर कैंडल का वॉल्यूम जैसे हम नीचे देख पा रहे हैं वो सेम रहेगा, यहाँ पे 100 ही है। ज़्यादा वॉल्यूम, more volume, more candles, and less volume, less candles. बेसिकली यही सिद्धांत है इस वॉल्यूम स्केल चार्ट का। आई नो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है इक्वी वॉल्यूम और वॉल्यूम स्केल चार्ट्स को समझना, बट अब मुझे लगता है अगर आप इन चार्ट्स को ध्यान से देखेंगे, जैसे ही 100 तक पहुंचा वॉल्यूम हमने कैंडल ड्रॉ कर दी वापस। जब तक 100 तक वॉल्यूम नहीं आता हम कैंडल ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ही हमने चार्ट्स को लिया है। 100 तक आते कैंडल ड्रॉ, 100 तक आते कैंडल ड्रॉ। टाइम से यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। बेसिकली ये टाइम स्केल्ड चार्ट फिर आपका नहीं रहता है, आपका वॉल्यूम स्केल्ड चार्ट हो जाता है कि जब तक हमारा 100 100 100 100 100 100 100 100 एंड 100, जब तक हमारा 100 का हमारा एक 100 वॉल्यूम का बेसिकली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तब तक आपकी कैंडल ड्रॉ नहीं होगी। जैसे ही हो जाती है आपकी कैंडल ड्रॉ यहाँ पे कर दी जाएगी। तो यहाँ पे हमारा नीचे का जो एक्स एक्सिस का मेजर है वो यहाँ पे हम वॉल्यूम देखते हैं, ना कि टाइम। तो आज के लेक्चर में बस यही था। आप दोबारा रिवाइज ज़रूर करिएगा कि इक्वी वॉल्यूम चार्ट्स हमारे एंड हमारे वॉल्यूम स्केल चार्ट्स कैसे काम करते हैं, बिकॉज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोचेज़ है वॉल्यूम को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आपको समझ में आ जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और टेक्निकल एनालिसिस के अगले लेक्चर में हम आपका ज़रूर वेट करेंगे। ओके, सो धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे।